नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और नवभारत के खास शो धर्म संकट में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली का क्षेत्रफल 3,60,000 एकड़ है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश में एक ऐसी धार्मिक संस्था भी है जिसके पास इससे 3 गुना ज्यादा जमीन है। जी हां, देश का वक्फ बोर्ड जिसके पास 9,40,000 एकड़ जमीन है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी जमीनों का मालिक होने के बावजूद इस संस्था के पास गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए फंड नहीं होता। आप ये सोचकर हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा जमींदार होने के बावजूद यह संस्था एक धार्मिक संस्था की तरह कम, एक कल्याणकारी संस्था की तरह कम और एक भू माफिया की तरह ज्यादा व्यवहार करता है। और आज जब इस संस्था में बदलाव के लिए, पारदर्शिता के लिए, गरीब मुसलमानों को हक दिलाने के लिए जब संशोधन लेकर आया जा रहा है तो तमाम तरह की सियासत हो रही है। और वो सियासत क्या है हमें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इतनी बड़ी जमीन का मालिक होने के बावजूद इस संस्था के पास आखिर क्यों गरीब मुसलमानों के लिए फंड नहीं होता। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि इस संस्था में पारदर्शिता का घोर अभाव है। सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यह संस्था आज बिल्डर्स और भू माफियाओं के कब्जे में, मुट्ठी भर लोग इस संस्था को अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि ये देश भर में अवैध जमीन कब्जे का हथियार बनकर रह गया। और यह सब कैसे हो रहा है? ये इसके पीछे तुष्टीकरण का एक बड़ा खेल चल रहा है जो कि पिछले 70 सालों से ज्यादा समय से बदस्तूर जारी। और इस तुष्टीकरण के खेल में कौन कौन शामिल हैं और कैसे कैसे तुष्टीकरण के नाम पर इस संस्था के पास इतनी शक्तियां दे दी गई, इतने अधिकार दे दिए गए कि कई बार लगता है कि इस संस्था के पास ऐसे अधिकार हैं जो इस देश की बड़ी बड़ी अदालतों के पास नहीं, और खैर किसी दूसरी धार्मिक संस्था के पास होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आज हम उस सब से पर्दाफाश करेंगे और इससे जुड़े हुए सवाल भी उठाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि आज जब इस वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव को लेकर तैयारियां चल रही है, अधिनियम लाए गए हैं, तो किस तरह की ओछी सियासत हो रही है इस पर। एक बार जरा देखिए। जिस तरह से ये कानून की धज्जियां उड़ाने वाला, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला विधेयक लाकर के कानून बनाने की तैयारी की जा रही थी, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 के अंदर जो हमें शक्तियां प्राप्त, जो हमें अधिकारों की संरक्षण प्राप्त है संविधान से, उन अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से कुठाराघात किया जा रहा था। तो उसी को लेकर के हमारा विरोध था। वक्फ बोर्ड के जो बिल लेके आई है, सरकार सब पावर अपने पास रखना चाहती है और किसी के भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। तो इस तुष्टीकरण के खेल को आप आज कुछ आंकड़ों के जरिए भी समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बताता हूं कि 62 साल में, शुरुआती 62 साल में अगर आप देखेंगे तो 2009 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 3 लाख के आसपास अचल संपत्तियां थी, यानी जमीन के रूप में जो संपत्ति थी वो करीब करीब 3 लाख ऐसी संपत्तियां थी। और उसका रकबा, कुल रकबा था करीब 4 लाख एकड़। आप सोचिए, उसके बाद 2009 के बाद इस वक्फ कानून में कुछ अलग तरह के संशोधन भी किए गए और जिसके बाद इसको असीमित अधिकार दे दिए गए जमीनों पर दखल देने का, कब्जा करने का। और उसका नतीजा क्या हुआ यह हम आपको बताते हैं कि शुरुआती 62 साल में 3 लाख संपत्ति यानी कि 4 लाख एकड़ का मालिक था वक्फ बोर्ड, लेकिन अगले 13 साल में, सिर्फ 13 साल में वो संपत्तियां बढ़कर 2 गुनी हो गई। 8,72,000 ऐसी अचल संपत्तियों का मालिक है वक्फ बोर्ड आज की तारीख। 2022 के आंकड़े हैं। और 9,40,000 एकड़ जमीन। आप सोचिए
कि 4 लाख एकड़ से बढ़कर 9,40,000 एकड़ जमीन का मालिक हो गया वक्फ। ये 13 साल में इतना बड़ा खेल कैसे हुआ, ये आपको आज हम समझाने की कोशिश करते हैं। और ये कैसे मुमकिन हुआ, इसको अगर आपको समझना है तो आपको मैं बताता हूं कि ये वक्फ बोर्ड में कैसे कैसे कानूनों में बदलाव किए गए, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में इतना बड़ा इजाफा हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है 2013 का संशोधन। 1995 का जो वक्फ का कानून था, उसमें 2013 में एक संशोधन लाया गया और उसके तहत, उसके सेक्शन 40 के तहत वक्फ को अधिकार दे दिया गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर, इस देश के किसी भी जमीन पे अगर अपनी उंगली रख देता है तो संपत्ति एक तरीके से उसकी हो जाएगी, अगर सीधे साफ शब्दों में समझे तो। यहां तक कि उसके प्रावधान क्या है कि अगर वक्फ सोचता है, ये शब्द, यही शब्द लिखे गए कि अगर वक्फ सोचता है कि कोई जमीन उसकी है तो ये उस जमीन पर उसका मालिकाना हक होगा और वक्फ को इसके लिए किसी तरह के सबूत देने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपकी संपत्ति, अगर आपकी जमीन, आपके जायदाद पे अगर उसकी नजर पड़ गई और उसने कह दिया कि ये संपत्ति हमारी है, तो आपको इसका सबूत देना पड़ेगा कि ये संपत्ति आप वक्फ की नहीं, आपकी कैसे। वक्फ को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। और यही वो बदलाव था जिसके बाद वक्फ की संपत्तियों में बेहिसाब, बेतहाशा इजाफा होता है और सिर्फ 13 साल में 2 गुना हो जाती है उसकी संपत्ति। आप सोचिए इस देश में तुष्टीकरण के नाम पर किस किस तरह का खेल चल रहा था। अब जब यह संशोधन आ रहा है तो इसमें क्या बदलाव करने की कोशिश की जा रही है और उससे क्या होगा, एक बार यह भी संक्षेप में समझ लेते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है वो ये कि अभी तक जो कानून है वक्फ का, उसके हिसाब से अगर किसी तरह का विवाद होता है वक्फ के दावे को लेकर, तो आप उसको सिर्फ वक्फ के ट्राइब्यूनल में ही आप उसको चुनौती दे सकते हैं। अगर वक्फ ट्राइब्यूनल में आपका मामला खारिज हो गया, आपको वहां से इंसाफ नहीं मिला, तो आप सोचिए कि इस देश की किसी भी अदालत में आप उसे चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन नया कानून अब ये कहता है कि आप इसे रेवेन्यू कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं, आप सिविल कोर्ट में भी चुनौती दे पाएंगे और देश की जो ऊपरी अदालतें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो खैर देंगे। क्या आपको लगता है कि यह बदलाव नहीं होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यह बदलाव अच्छा नहीं? आप क्या सोचते हैं इस पे? आज हम ये सारे सवाल उठाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा जो बदलाव है वो ये है कि किसी भी मस्जिद की जमीन ऑटोमेटिकली अपने आप वो वक्फ की संपत्ति मान ली जाती है। अगर कहीं मस्जिद बन गई तो यानी कि वो वक्फ की संपत्ति हो गई। उसके लिए वक्फ को कोई कागज या किसी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। लेकिन अब जो नया कानून है, नया संशोधन है, वो कहता है कि वक्फ को जो दान की गई संपत्ति है और जिसका कि कोई मालिकाना हक होगा, वही संपत्ति वक्फ की होगी। अगर कहीं पर मस्जिद बनी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप वक्फ की हो जाएगी। पहले क्या होता था, अगर सरकारी जमीन पर कहीं किसी ने मस्जिद बना दी तो वो वक्फ की हो गई। और आपको पता ही है कि वंस से वक्फ ऑलवेज वक्फ, यानी कि एक बार अगर वक्फ की संपत्ति कोई चीज हो गई तो हमेशा के लिए वक्फ की संपत्ति रहेगी, यानी सरकारी जमीन वक्फ की हो गई। इस तरीके से सरकारी जमीनों पर, हजारों लाखों एकड़ सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया वक्फ के नाम। लेकिन अब एक कानून कहता है कि नहीं, अब आपको जो है इसकी, अगर आपका मालिकाना हक है तभी आप वक्फ को आप उसे ट्रांसफर कर पाएंगे। एक जो बहुत और दूसरा जो एक और महत्वपूर्ण बदलाव है उसको भी समझने की जरूरत है। पहले वक्फ में किसी भी तरीके के से महिला या किसी दूसरे धर्म के लोगों को एंट्री मिलना नामुमकिन था। लेकिन अब नया कानून कहता है कि 2 महिलाओं को और 2 दूसरे धर्म के लोगों को भी वक्फ बोर्ड में जगह मिलेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसको आप सेकुलर समझिए या यूं कहिए कि इसको ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि केंद्र सरकार, इसके पहले केंद्र या राज्य सरकारें वक्फ के मामले में, वक्फ के किसी विवाद में दखल नहीं दे सकती। आप सोचिए कि इतना इतनी स्वायत्ता, इतनी छूट, खुली छूट मिली हुई थी। एक तरफ तो इस तरह के अधिकार और कानून कि वो जिस संपत्ति पे हाथ रख दे वो समझिए वो उसकी हो गई, और उस पर बढ़ के ये कि उस पर किसी तरह का कोई दखल नहीं होगा किसी सरकार का। लेकिन अब जो नया कानून
जो संशोधन पेश किया गया है उसके हिसाब से अब जितने भी वक्त की जितनी भी संपत्तियां होगी सबका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा डीएम के दफ्तर में, और एक तरीके से सबका लेखा जोखा जमीन जायदाद का रखा जाएगा। एक बार सुनिए जरा मंत्री जी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात इस संशोधन बिल का स्वागत करती है और समर्थन करती है। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस संशोधन बिल से एक नया कोई प्लान तैयार होगा और जो मुसलमानों के हितों के लिए होगा और मुसलमानों के डेवलपमेंट और उनकी तरक्की और विकास के लिए होगा। मैं दावे से कहता हूं कि अगर पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन और जायदाद की आमदनी सिर्फ औकाफ की अगर एक जगह मुज्तमा हो जाए और उससे मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए विकास के लिए वो खर्चा किया जाए, तो फिर जो चौराहों पर बसों में और ट्रेनों में भीख मांगते हुए मुसलमान मिलते हैं, एक भी पूरे हिंदुस्तान में गरीब मुसलमान नहीं मिलेगा। एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था कि दरगाह वक्फ एक्ट जो अमेंडमेंट के लिए लाया गया बिल, उसका हम स्वागत करते हैं। और हमारे भी कुछ कंसर्न थे जो मंत्री जी ने बहुत पेशेंटली हमको सुना है। हमें पूरी उम्मीद है कि दरगाहों की जो बहुत टाइम से डिमांड है कि दरगाह बोर्ड कायम किया जाए, तो हमने उसके लिए सुझाव दिया है और हमें उम्मीद है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हम सुझाव रखेंगे और इस बिल के अंदर एक वक्फ एक्ट के अंदर अच्छा एक वक्फ एक्ट आएगा जिससे पारदर्शिता आएगी। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वक्फ बोर्ड के अंदर वो दूर होगा, औरतों को नुमाइंदगी मिलेगी जो आज तक नहीं थी, और खासतौर से वक्फ अलग औलाद में बेटियों को भी हक मिलेगा। इसका हम स्वागत करते हैं। तो जो नया कानून एक तरीके से बनाने की बात हो रही है उसमें कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, और वो बदलाव क्यों जरूरी है उसको भी, उसकी पृष्ठभूमि एक बार आप समझने की कोशिश करें। अभी जो वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्तियां हैं, कहने को तो उसके पास 8,72,000 से ज्यादा संपत्तियां, लेकिन इन संपत्तियों की स्थिति क्या है ये जब आप जानेंगे तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्यों यह संशोधन इतना जरूरी है। हम आपको बताते हैं कि जो ये 8,72,000 से ज्यादा 9,40,000 एकड़ के रकबे वाली जो सारी संपत्तियां हैं, उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ 3,39,505 संपत्तियां ऐसी है जिस पर कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं। आप सोचिए, यानी कि करीब करीब एक तिहाई, सिर्फ एक तिहाई जमीनें या एक तिहाई संपत्तियां ऐसी है जो कि निर्विवाद है या जिस पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं। इसके बाद जो बाकी जो बची हुई संपत्तियां हैं उसमें क्या, उसकी हालत क्या है जरा देखिए। 5,371 ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर कि आपस में ही मुकदमा चल रहा है वक्त के भीतर ही, उसके मालिकाना हक को, और 7,831 ऐसी संपत्तियां हैं जिसमें कि बाहरी दूसरे लोगों के साथ मुकदमा चल रहा है। लोगों ने मुकदमा किया हुआ है कि भाई हमारी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। ऐसी 7,000, 24,500 से ज्यादा संपत्तियों पे और भी कई दूसरे तरह के लीगल और कई तरह के कानूनी पचड़े में फंसी हुई है। अतिक्रमण जिन संपत्तियों पे है उसकी संख्या है 58,896। आप सोचिए, करीब 60,000 संपत्तियों पे अतिक्रमण हुआ पड़ा। और वो अतिक्रमण आप जानेंगे जब आप जो लोग इससे वाकिफ होंगे, वक्त के कामकाज से वो जानते होंगे कि ये सब भू माफिया और बिल्डर के साथ मिलीभगत करके सारा अतिक्रमण का काम चल रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रोचक आंकड़ा अब मैं आपको बता रहा हूं, और वो ये है कि 8,72,000 में से 4,36,160 संपत्तियां ऐसी है जिसके बारे में कोई सूचना ही नहीं, जिसके बारे में कुछ अता पता ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आप सोचिए कि इस तरीके से इस देश में वक्त का काम चल रहा था, फिर भी जब इसमें अब संशोधन करके पारदर्शिता लाने की बात की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की जा रही है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि यह मुसलमान विरोधी काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के मजहबी मामले में दखलंदाजी हो रही है। ये इस तरह की दलीलें दी जा रही है। मैं आज जो हमारे साथ मौजूद यहाँ मेहमान हैं, एक बार पहले परिचय करा दूं और फिर मैं आप इनसे जानना चाहूँगा कि भाई ये जो वक्फ कानून में बदलाव हो रहा है, क्या वाकई ये मुसलमानों के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या उनके मजहबी मामले में दखलंदाजी है या वाकई ये समय की ज़रूरत है? हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा राजकुमार भाटी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं और प्रोफेसर जुनैद हैरिस हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं।
इसके अलावा भी कुछ एक आध दो मेहमान और जुड़ेंगे, जैसे अली मंजर, इजाज साबरी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि एक तरीके से इस मामले में वादी हैं, पीड़ित हैं, जो कहिए उनको बाद में जोड़ेंगे। लेकिन ये 5 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला भाई, जब हमने इतना जो डिटेल में आज अपने दर्शकों को बताया और दिखाया कि भाई इस देश में वक्फ कानून के नाम पे कैसे भू माफिया, बिल्डर्स की लॉबी एक्टिव है, कैसे ऐसा लग रहा है कि ये वक्फ कम और भू माफिया की तरह ज्यादा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे चंद लोगों के कब्जे में पूरा वक्फ बोर्ड है और ये देश भर में जमीनों के अवैध कब्जे का एक हथियार बनकर रह गया है। अब इसका जब इसमें संशोधन करके पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, तो इस पर सियासत हो रही है कि ये मुसलमानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए रंजीत जी, वक्फ बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है, लैंड ग्रैबर्स के साथ एक हो जाना है और बेवाओं और यतीमों का हक मारना है। और ये सीए के दौरान भी आपको याद होगा, नागरिकता छीन जाएगी, नागरिकता छीन जाएगी। सीए लागू हुआ, एक की नागरिकता छीनी, अब ये कह रहे जमीन छीन जाएगी, जमीन छीन जाएगी। अब पूरे प्रावधान, मस्जिदें छीन जाएंगी। हाँ, तो पूछ लेना कि एक प्रावधान दिखा दे जहां पे जमीन छीनने का प्रावधान हो। मैं आपको एक और आंकड़ा देना चाहता हूं, वैसे आपने विस्तृत एक प्रेजेंटेशन किया। मुंबई की टोटल एरिया पता है कितनी? 1 लाख एकड़। वक्फ के पास जमीन है 9 लाख एकड़, मतलब मुंबई के 9 गुना ज्यादा। और वक्फ की इनकम पता है कितनी है? 200 करोड़। अब बताइए कि मुंबई को अगर आप वहां की रेंटल इनकम देखेंगे, पूरे मुंबई की, पूरा तो नहीं जाता रेंट पे, वो हजारों करोड़ में होगी। और वक्फ की प्रॉपर्टी, और ये पैसा कौन मार रहा है? ये अमीर कुछ अपर क्लास मुसलमान और कुछ राजनीतिक दल जो उनके संरक्षक है, वो दोनों मिलकर यतीमों का, बेवाओं का, गरीबों का हक मार रहे। तो आज तो मुसलमानों को देने की बात हो रही है। दूसरी बात, इसने ये कहते हैं नियत खराब है। पता है ये नियत किसकी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं? 1976 इंदिरा गांधी जी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, 9th जेपीसी की रिपोर्ट, जिसके अध्यक्ष थे के रहमान खान, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। उन्होंने कहा कंप्यूटराइजेशन करो, मॉनिटरिंग करो, ट्रांसपेरेंसी लाओ, अकाउंटेबिलिटी लाओ। वही तो किया जा रहा है। ब्रॉड बेसिंग करो, शियाओं को आने दो, आगा खानियों को आने दो, अहमदियों को आने दो, महिलाओं को आने दो। तो उसमें अधिकार किसका छीना जा रहा है? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये लोग संविधान करते हैं। कोई हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, इसके पास ये अधिकार है। रंजीत जी चाहे तो रंजीत जी के पास कोई धार्मिक संस्था है जो जाकर कह दे भाटी जी ये प्रॉपर्टी हमारी है, फिर भाटी जी कागज लेकर ट्राइब्यूनल के सामने खड़े रहे। हाँ। तो ऐसा कोई अधिकार आपके पास नहीं। तो केवल एक कौम को स्पेशल स्टेटस क्यों? मैं खुद मुसलमान होने के नाते बोल रहा हूं, क्यों होना चाहिए स्पेशल स्टेटस? अगर हमारी कोई वक्फ की जमीन है, हम भी कोर्ट चले जाए। आपकी कोई डिस्प्यूटेड जमीन है, आप कोर्ट जाएंगे ना पता करने के लिए कि कोर्ट बताएगा आपको आपकी या नहीं है। हमारे पास ये अधिकार क्यों होना चाहिए कि ट्राइब्यूनल में जाए, फिर ट्राइब्यूनल तय करे। और आखिरी बात, 90s में 2 कानून कांग्रेस लाई। कांग्रेस की बदमाशी है सारी, ये हारिस साहब की बदमाशी नहीं है, कांग्रेस की बदमाशी। अजय वर्मा जी को जवाब देना है। 91 में एक कानून आया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मतलब रंजीत जी कहीं जाकर अपने धार्मिक अधिकारों को जाकर नहीं ले सकते, मंदिर क्लेम नहीं कर सकते, परंतु कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया जाए 95 के एक्ट में, वक्फ के एक्ट में, तो जाकर उसको क्लेम किया जा सकता है। मतलब कि अगर चाहे तो हैरिस साहब वक्फ बोलकर कोई टाइम्स नाउ की बिल्डिंग ले सकते हैं, परंतु रंजीत जी जाकर ये नहीं कह सकते कि मेरे राम जी यहां पैदा हुए, मुझे ये जमीन दे दो, ये मेरी जमीन। हाँ, ये कांग्रेस ने किया। हाँ, अजय वर्मा, ये बहुत ही गंभीर आरोप है कि भाई एक तरफा सिर्फ तुष्टीकरण के लिए आप इस तरह के संशोधन करके और वक्फ को असीमित अधिकार देते रहे और एक तरीके से वक्फ को इस देश में सबसे बड़ा भूमाफिया बना दिया। रंजीत जी, देखिए फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पहला क्वेश्चन भाजपा सरकार और उनके प्रवक्ताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 से देश में पूर्ण रूप से सरकार थी, अब तो 2 वैसाखियों N1 N2 के सहारे चलने वाली सरकार है। 14 से 24 तक कहाँ आराम फरमा रही थी देश की सरकार? नंबर 1 क्वेश्चन। तो आखिर वक्फ पर 14 से 24 तक यहाँ क्यों फरमा रही थी, अब तक क्यों नहीं कार्यवाही की? दूसरी, 14 से 24 के बीच वक्फ में कितने माफिया चिन्हित करे इस सरकार ने? मुझे लिस्ट देंगे कि 1 माफिया, 2 माफिया, 10 माफिया, 10,000 माफिया, 50,000 माफिया इस 10 लाख करोड़ में या 5 लाख करोड़ में? लिस्ट दे देंगे, आज ना देंगे कल दे देंगे। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि कितने माफिया, कितने बदमाश कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, बीजेपी के, हिंदुस्तान के नागरिक करे हैं इसमें चिन्हित? मुझे वो सूची चाहिए। यहाँ टेलीविजन पर बैठकर भाषण देने से या आंकड़ों की बाजीगरी करने से एजेंडा चलता है, केवल इससे काम नहीं होता। तीसरा जो ये पैलेस ऑफ द वर्स जो एक्ट की करें 91 के की,
वक्फ से कनेक्टेड अगर कोई भी चीज़ है इस हिंदुस्तान में, मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान में केवल मुस्लिम हिंदू भाईचारे को खत्म करने के लिए एजेंडा सरकार पे मुद्दा नहीं रहा। तो इसमें मुस्लिम हिंदू मैं बता रहा हूँ सर, मेरे सबूतों के साथ बता रहा हूँ। हाँ। सरकार ने जब 2024 का चुनाव लड़ा तो एक नैरेटिव पूरे देश में उसके मित्र मीडिया ने सेट करा था, अब की बार 400 पार, भारत की बड़ी छवि चली के राजा साहब आ रहे हैं, 400 पार 400 पार। नहीं, वक्फ पे आइए ना सर, वक्फ पे आ रहा हूँ 2 मिनट बाद। आप भी तो जब सारा नैरेटिव सेट हुआ तो 400 पार तो पहुंचे नहीं, बा मुश्किल, वो भी 75 सीटों का। मैं कह रहा हूँ एडीआर की रिपोर्ट पढ़िए उठाकर, 75 सीटों की, और पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा वोट पड़ी हैं, एक्स्ट्रा जो प्लस माइनस हुई हैं उनको भी चेक कर लीजिए। तो ये चले गए, सरकार बन गई। अब वक्फ की जमीन तो आप पूछते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अयोध्या पर राम मंदिर इन्होंने बनाया था, सेना की 13,000 एकड़ आरक्षित भूमि को बाबा रामदेव रविशंकर के नाम हो गई। ये गांव है अयोध्या में, राम मंदिर से 6 किमी दूर मजाज माठरा गांव में सेना की 13,353 एकड़ जमीन प्रशिक्षण के लिए दे रखी थी सरकार ने अनेकों वर्षों से। यहां पर सेना के जवान बड़ी तादाद में फायरिंग जोन में इसका इस्तेमाल करते थे। एक सेकंड सर, भाई इस पर जाकर अरे सर, एक सेकंड में बता रहा हूं, शिकायत करिए। बफर जोन की इस जमीन को लखनऊ सरकार द्वारा डिनोटिफाइड। एक मिनट, नहीं अजय वर्मा, कहीं इस देश में, इतने बड़े देश में, सुनिए तो मेरी बात। ये जमीन गौतम अडानी, श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव उनके नाम चली गई। ये भारत की सरकार सेना को पॉलिटिसाइज करेगी, राम को पॉलिटिसाइज करेगी, अयोध्या को पॉलिटिसाइज करेगी। अजय वर्मा, ये क्या मुस्लिम को भारत का नागरिक नहीं, मेरी बात नहीं है? क्या बिल्कुल संविधान भारत के नागरिक मुस्लिम को नहीं देता? लेकिन क्या अगर नहीं देता है तो इन मुसलमानों के साथ, एक मिनट, क्या लेकिन नहीं, भारत के जो मुसलमान हैं वो भारत के बिल्कुल नागरिक है, नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ मुसलमान ही नागरिक नहीं, क्या सिर्फ मुसलमान ही नागरिक हैं? तो फिर मुसलमानों को स्पेशल स्टेटस क्यों? मुसलमानों की संस्था को स्पेशल दर्जा क्यों आपने दिया कि वो जिसकी जमीन पे हाथ रख देगा, उंगली रख देगा, वो उसकी हो जाएगी? सरकार का क्यों? सुन लीजिए, आपकी सरकार का जो एजेंडा है, आपने उसे क्यों नहीं रद्द किया? रद्द करिए उसे। किसको? उसी को एजेंडा, स्पेशल एजेंडा को रद्द करो ना आप। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप लेकर आए, इसलिए आपसे सवाल नहीं किया। आपको ये लगता है, आपको इसका जवाब नहीं देना, गलती थी, आप इस बात का जवाब नहीं देंगे कि इतना स्वीपिंग पावर आपने क्यों दिया? बाहर आ गए तो आपने गलत कैंसिल क्यों नहीं करा? अगर मैं तो कैंसिल किया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। का बहाना है वो। नहीं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं? आप समर्थन करिए ना, आप समर्थन करिए। अगर आपको लगता है कि आपने उस समय गलती की थी तो आज समर्थन करिए इसका। सर सुन तो लीजिए, वक्फ में केवल 45 संशोधन के साथ आप ला रहे हैं, वो भी चुन चुन के ला रहे हैं। एक सर्वदलीय कमेटी बनाइए, वक्फ से कनेक्टेड लोगों को बैठाइए। जेपीसी में चीजें चली गई, आपके नेता भी वहां हैं, आप लोगों को वहां बोलना होगा। लेकिन आज आप कम से कम इस बात को स्वीकार करिए ना अजय वर्मा, कि आपसे गलती हुई थी और आज आपको भूल सुधार करना चाहिए। और मेरा अनुरोध यह है देश की सरकार से कि सरकार तो ठीक है, 10 सेकंड और केवल मेरा अनुरोध सरकार से यह है कि सरकार 10 साल में कुछ नहीं पाई। आपके आंकड़े और आपकी बुद्धि भी देख के मैं अनुरोध करूंगा कि किसी सदन से सदस्य आपको बना के वक्फ मंत्रालय का बोर्ड और वक्फ मंत्री आपको बनाया जाए। ये मैं मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, हमारा चिट्ठी लिखूंगा और अपनी पार्टी से भी अनुरोध करूंगा, आप लोग अपना काम करिए। हमें क्या आंकड़े के लिए वक्फ में नए संशोधन के लिए गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं अजय वर्मा। इससे कोई समस्या हल नहीं होगी। राजकुमार भाटी, आपकी पार्टी भी इस संशोधन के खिलाफ है, मैं जानना चाहता हूं कि क्यों खिलाफ? नहीं, मैं जो शहजाद पूनावाला ने शुरुआत की उसी बात से मैं सहमत हूं कि वक्फ तो बहाना है, की जमीनों पर कब्जा जमाना है। अच्छा, हाँ, सरकार की नीयत जो है, सरकार की नज़र, सरकार एक भूमाफिया की तरह काम कर रही है। सरकार की नज़र इन जमीनों पर है, पहला उद्देश्य तो उसका ही है। दूसरा उसका उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया नहीं है, सरकार भूमाफिया। मैं बताऊंगा, मैं आ रहा हूँ बिल्कुल विस्तार से। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों को परेशान होते देख के बड़ा आनंद आता है। मुसलमान क्यों परेशान? दूसरा ये भी तरह तरह के बताना चाहिए आपको। अब आप मेरे ही हर वाक्य पर क्यों सवाल कर रहे हैं? बाकी दो को तो आपने बोलने दिया। मुसलमान इस बात पर परेशान होंगे, बता रहा हूँ। अब ये सरकार उल जलूल और विवादास्पद मुद्दे ले आती है और मीडिया उसमें फिर जो है उसकी इस तरह से पेश करता है जैसे आपने रिपोर्ट पेश की। आपकी रिपोर्ट में क्या हमने गलत रिपोर्ट पेश की? अब मैं बोल तो रहा हूं, आप अगर हर वाक्य पे ही सवाल पूछेंगे मैं वही तो जवाब दे रहा हूं। और मैं क्या कह रहा हूं, नहीं बताइए। आपकी रिपोर्ट में भारी विरोधाभास है।
अच्छा, बताइए कैसे? आपने कहा कि वक्फ जिस जमीन पे हाथ रख दे वो उसी के हो जाते, फिर कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती। हाँ। और आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 13,000 मुकदमे चल रहे हैं वक्फ ट्राइब्यूनल में चल रहे हैं। आपने बताया ट्राइब्यूनल में चल रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूं, मुझे उन्हीं रंजीत की जी अदालत है। रंजीत जी कृपया बोलने तो दें मुझे। हाँ ठीक है, बात तो तभी क्लियर हो पाएगी। हाँ। और 58,000 प्रॉपर्टीज पर अवैध कब्जे हैं वक्फ की। अगर मुस्लिम समाज का हित चाहती है सरकार तो वक्फ को एम्पावर करना चाहिए या उसके हाथ काटने चाहिए या उसके हाथ अधिकार छीनने चाहिए। तीसरी बात आपने कही कि वक्फ के खिलाफ कहीं नहीं जा सकते ट्रिब्यूनल। पहली बात तो ट्रिब्यूनल भी कोर्ट है, ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। नहीं जा सकते, जा अभी के सकते हैं। कानून के हिसाब से नहीं जा सकते। जा सकते हैं, नहीं जा सकते। हर रिवीजन में जा सकते हैं। हाँ, तो और क्या है, अपील हाई रिव्यू कोर्ट में तो जा ही अंतर है। सकते हैं। हाँ। अपील और रिव्यू में अंतर है। उसके रिव्यू के लिए, रिवीजन के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ, एक और मैं आपको तथ्य बताऊं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप बताएं। बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मुकदमा जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला। उसमें पार्टी कौन थी? सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो कौन कह रहा वक्फ की जमीनों पर मुकदमे नहीं चलते? ये देश है, इसमें कानून है, कहीं ऐसा थोड़ी है। अच्छा जमीन जब, अच्छा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन या प्रॉपर्टी आती कहां से है? इसे मुसलमान ही इसे दान करते हैं। और दान करने से पहले वक्फ के नियम ये हैं जो हमारी सरकारों ने बनाए हैं समय समय पर, कि पहले उसे सिद्ध करना होता है कि ये प्रॉपर्टी उसी की है। हाँ। और इसमें कोई विवाद नहीं है। ठीक है। और जब वो प्रॉपर्टी जब चढ़ती है उसमें, जब खतौनी में चढ़ेगी तो खतौनी में तो गवर्नमेंट चढ़ाती है। वक्फ के पास तो कोई पटवारी या खतौनी होते नहीं। यही तो पंगा है। तो इसमें ये कि कहना आज देंगे। ज्यादातर रंजीत जी, जमीनों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस राजकुमार दो जी। वाक्य बोल दूं बस, फिर आप हाँ। इसमें यह कह के लोगों को गुमराह करना, लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा करना हाँ। कि जिस जमीन पे हाथ रखते हैं वो उनकी हो जाती है, कहीं सुनवाई नहीं होती, कब्जे कर लेते हैं। सच्चाई तो यह है कि वक्फ की जमीनों पर ही अवैध कब्जे हैं और वही पीड़ित पक्ष और वो है। अवैध कब्जा कौन कर रहा है? हाँ, एक बात से मैं आपकी वो सहमत अवैध हूं। कब्जा कौन कर रहा है? एक बात से मैं सहमत हूं, मैं हाँ। डंके की चोट पे कह रहा हूं। हाँ। सरकार की बात से भी और आपकी बात से भी, हाँ। कि इसकी जो इनकम है उसमें घालमेल कहीं ना कहीं घपला है ना? उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, आनी चाहिए। हाँ आनी चाहिए। और ये वो इस गरीबों के संशोधन हित में, ये इस संशोधन में गरीबों उसका के भी हित में, प्रावधान है। मदरसों के हित में, स्कूलों के हित में, महिलाओं के हित में, जो उनके हित में प्रयोग होनी चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं कि उसमें महिलाओं को ये रिप्रेजेंटेशन जिस तरह का कानून लेकर आ रहे हैं, हाँ। इसके बाद तो वक्फ के हाथ कट जाएंगे। कैसे? लेकिन और इन बताएं तो जमीनों- कि कैसे मैं कट बता रहा जाएंगे? हूं, उसमें 2 लोग तो प्रशासन के होंगे, 2 गैर मुस्लिम होंगे, हाँ। 2 महिलाएं नॉमिनेट करेगी सरकार, हाँ। उसमें सरकार का बहुमत हो जाएगा और फिर सरकार जैसे चाहेगी वैसे न चाहेगी। सत्यप्रकाश मिश्रा जब सदन में जब सारे लोग ये कह रहे थे, विपक्ष के सारे लोग, कि ये मुसलमानों के मजहबी मामले में दखलंदाजी है, वैसे तो यहां तक कह दिया कि भाई इससे साबित होता है कि ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की दुश्मन है। आपकी पार्टी ने वहां स्टैंड लिया कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। यहां भी आज हमारे 2 जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों, इन्होंने कह रहे हैं, अभी राजकुमार भाटी ने कहा कि भाई अब तो हाथ काट देंगे इसके जरिए वक्फ का। आपकी क्या दलील है इस पर? देखिए, इस देश में संविधान से ऊपर, संविधान से बाहर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता है। इस आधार पर हमारी पार्टी के माननीय मंत्री ललन सिंह जी ने सदन में कहा कि इस बोर्ड को निरंकुशता से बाहर निकालने की जरूरत है, इस बोर्ड को पारदर्शी बनाने की जरूरत है। ये बोर्ड वास्तविक में वो सही कह रहे थे कि मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने अपनी जमीनों को दान दिया, उस दान से वक्फ बोर्ड बना। लेकिन क्या ये बात समझना जरूरी नहीं है कि क्या वो मौखिक बना, लिखित रूप में बना, क्या वो उसका मालिक था, और वो जो जमीन मिली वो किन लोगों के पास आज है, उसका जो इनकम है वो किन लोगों के पास है। मैं उन्हीं की बात से शुरू करूंगा कि सेंट्रल पोर्टल बनाकर इस बिल में इस बात की व्यवस्था की गई है कि एक एक जमीन जो वक्फ बोर्ड की है और वो जिस मकसद से है, उस पोर्टल पे सारी जानकारी उसमें होगी, किसके अलॉट किया गया है, उससे क्या इनकम आ रहा है, ये सारी बातें आएंगी। इस पारदर्शिता से मुस्लिम समाज का इसलिए भला हो पाएगा कि वो काफी पिछड़ा है। सोचिए, जिस समाज के पास दान में 9 लाख एकड़ जमीन हो, वो समाज इतना गरीब, इतना यतीम जैसी हालत, उस समाज के पास उतने स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं कि सरकारों को जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चलाना पड़ रहा है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के नाम पर। यह समझना जरूरी है कि संविधान की बात करने वाले लोग उस संविधान से मुस्लिम समाज को बेदखल क्यों करना चाहते हैं।
मुस्लिम समाज का एक बड़ा धड़ा इस बिल का समर्थन करता है, लेकिन उसके नाम पर राजनीति करने वाले, उसके नाम पे पार्टियां चलाने वाले लोग उसको उस अंधेरे में रखना चाहते हैं। मैं इस आपके मंच से मुस्लिम समाज के उन तमाम लोगों के साथ अपील करूंगा कि ये बिल वक्फ बोर्ड से संबंधित सुधारों को लाएगा, उसमें महिलाओं को जगह देगा और पिछड़े और जो काफी नकारे गए मुस्लिम समाज है, जैसे आगा खानी, वोहरा समाज, उनको उनके लिए भी बोर्ड बनाएगा। अभी 32 बोर्ड हैं। एक आखिरी लाइन, इस बिल को जेपीसी में भेजकर सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने जो कार्य किया है, वहां अगर असहमति से संबंधित कोई बिंदु होंगे तो उस पर बहस होगी, लेकिन क्या वक्फ बोर्ड का जो मौजूदा ट्रिब्यूनल है, अगर वो फैसला कर दे कि भाटी जी की जमीन हैरिस साहब की है, वक्फ की है, भाटी की नहीं है, तो वो रिव्यू के लिए जा सकते हैं। अपील, उस फैसले को चुनौती देकर अपील नहीं कर सकते उच्चतम अदालत तक। क्या यह असंवैधानिक चीज नहीं इस देश में? इस देश का कोई व्यक्ति अपने संविधान के मूल अधिकारों का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं ले सकता वक्फ बोर्ड मौजूदा बिल, वक्फ बोर्ड की मौजूदा हालत में? तो ये तो गैर संवैधानिक है। तो क्या ओवैसी जी गैर संवैधानिक पक्ष रखना चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को इस देश में बरगलाना चाहती है? जनता दल यूनाइटेड के माननीय मंत्री ने यही कहा कि निरंकुशता से बाहर निकालेंगे, पारदर्शी बनाएंगे, सबका साथ, सबका विकास और मुसलमानों का विशेष कल्याण होगा। हम मुस्लिम समाज के साथ हैं, उसके हमदर्द हैं और हमेशा उसके विकास की बात करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। प्रोफेसर जुनैद हैरिस के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात मैं कहना चाहता हूं। यहां पर दो वक्ताओं ने कहा कि जो वक्फ की ज्यादातर संपत्तियां हैं, या उन ज्यादातर जो संपत्तियां हैं वो मुसलमानों की दान की हुई संपत्तियां हैं। यहां पर एक फैक्ट है जिसको कि हमारे दर्शकों को याद रखना चाहिए कि जो वक्फ की ज्यादातर संपत्तियां हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा, मैं कह रहा हूं, ज्यादातर ना भी कहूं तो उसका एक बड़ा हिस्सा देश के बंटवारे के समय इस देश से जो मुसलमान पाकिस्तान गए और उनकी जो संपत्ति यहां बची रह गई, ज्यादातर संपत्तियां वो वक्फ को दे दी गई। शत्रु संपत्ति, जिसको शत्रु संपत्ति आज भी कहा जाता है, तो शत्रु संपत्ति गई वक्फ को गई। और ये सिलसिला नहीं, मैं जो कह रहा हूं मैं उस पर कायम हूं। मैं कह रहा हूं आप शत्रु संपत्ति उसको ना भी कहिए, आप शत्रु संपत्ति, मैं जो कह रहा हूं मैं अपने उस पर कायम हूं। मैं कह रहा हूं यहां नहीं, ये इतना ही नहीं, और ये सिलसिला जवाहरलाल नेहरू से लेकर और राजीव गांधी तक जारी रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा और पंजाब में राजीव गांधी ने भी अपने समय में हजारों एकड़ जमीनें, जो कि यहां से भागकर मुसलमान पाकिस्तान गए थे, उनकी जो बची हुई जमीनें थी वो वक्फ को दान कर दी। ये काम तो वक्फ को सौगात के तौर पर दे दी गई। ये परम मित्रों को दे दी, अजय वर्मा आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसको आने वाले कल में, इसको चेक कर लीजिएगा। प्रोफेसर जुनैद हैरिस, और आप भाई इस वक्फ में 5 सेकंड मुझे भी, इसमें भी विरोधाभास है आपके। आप कह रहे हो पंडित नेहरू दे गए, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि 2013 के बाद ज्यादा प्रॉपर्टी आई है। नहीं, इसमें भी विरोधाभास है। 4 लाख एकड़ जमीन तो उनके पास, 4 लाख, मैंने तो आपको बताया कि 2009 तक 4 लाख एकड़ जमीनें उनके पास थी। क्या 4 लाख एकड़ जमीनें कम होती है क्या? राजकुमार भाटी 4 लाख एकड़ जो लोग पाकिस्तान चले गए थे वो शत्रु संपत्ति है। नहीं, उसका अलग टाइटल है, उसका टाइटल है, लेकिन जो राजा महाराजा ट्रांसफर किया गया है। जितनी भी मुस्लिम समाज की इस तरह की संपत्ति थी, उसका एक आंकड़ा है कि उस पे वक्फ बोर्ड के कुछ चुनिंदा बिल्डर ने कब्जा किया। अब एक उदाहरण देता हूं आपको। उसके बिल्डर्स हैं, 3000 करोड़ की आज तक के रिपोर्ट में आई, कई मीडिया की रिपोर्ट में है कि ओवैसी साहब ने उसको रखा हुआ है। 275 एकड़ तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने रखा है, और दिल्ली के वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन थे अमनुल्लाह खान, पे तो नौकरी देने हेरा फेरी वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, ये आपको भी पता है। अब इस चीज को समझिए भाटी साहब, जिस संपत्ति में 50 देश के पास उतनी जमीन नहीं है, वो जमीन कहां से आई, किसकी है, ये जांच होनी चाहिए या मान लेनी चाहिए उन्हीं की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसमें तो हम सहमत हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे भाटी साहब सहमत है, मैं आपसे सहमत हूँ। पूरे वक्फ के नहीं, मैं मुस्लिम राजनीति, हिंदू मुस्लिम राजनीति का पक्षधर नहीं हूँ, कभी नहीं हूँ, किसी भी बिल पे नहीं। आप बीजेपी के साथ कैसे रहोगे? बीजेपी पे सबका मुसलमान नहीं करोगे, सबका साथ, सबका विकास। आप ये क्यों मानते हैं कि बीजेपी? मुझे इनका तो एजेंडा ही, तो मैं भी बोल जाएगा। 5 सेकंड मुझे भी दे दो। हाँ ठीक है, आप 5 सेकंड भी ले लो, ठीक है, 5 सेकंड जल्दी से ले लेते हैं। प्रोफेसर जुनैद हैरिस के पास जाना है। खत्म करो। जदयू के मेरे भाई अभी कह रहे थे अरबों खरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति।
अरे भाई, कनाट प्लेस के 100 गज के प्लॉट की तुलना क्या 1000 बीघा जमीन गाजियाबाद के डासना से आपको करो? कांग्रेस की सरकार ने ये बताओ मुझे जरा। ये बताइए जरा, जो आपका तुलनात्मक अध्ययन है जरा, ये तो सही तरह से कर लीजिए आप। अजय जी देखिए, अजय जी ने बात रखी ना, अजय जी की इसी सोच की वजह से, अजय जी की इसी सोच की वजह से अक्साई चीन दे दिया था नेहरू जी ने। इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो दे दो। फिर किसी ने बोला था कि आपके सर पे भी बाल नहीं उठते। अब छोड़िए अजय जी, मेरी बात भारती जी को मैं वैसे अपना बड़ा भाई मानता हूँ, इसलिए मैं कभी उनको वैसे टीवी शो पे काटना मुझे अच्छा नहीं लगता। पर इन्होंने अब क्या कहा अयोध्या वाले मामले में, सर अयोध्या वाला मामला प्रायर टू इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था, इंडिपेंडेंस हुई थी तब भी था, 54 में तो वक्फ एक्ट आया, और वही मैं कह रहा हूं वो सिविल सूट था। सिविल सूट में वक्फ ने अपने आप को घुसेड़ दिया, और जो प्रॉपर्टी का ओनर था उसको कोई मतलब नहीं था। आया कौन? सुन्नी वक्फ बोर्ड। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो ताजमहल भी क्लेम कर दिया। तो उनको पूछा गया शाहजहां के डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो भारती जी कंपनी बाहर चली गई, शाहजहां का डॉक्यूमेंट दिखा नहीं पाए। मैं प्रोफेसर जुनैद हैरिस के पास जाऊंगा उससे पहले किया, क्योंकि व्यवस्था उसमें है, आप क्लेम कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं बस। हाँ ठीक है, एक भारत का संविधान ये कहता है कि लाल किले को आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। मैं कह रहा हूं अभी अयोध्या की बात चली थी और मैंने कहा कि आम मुसलमानों को इसका कितना फायदा हो रहा है, इसका क्या नुकसान हो रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है। हमारे साथ शाह अहमद सज्जाद नशीन हैं जो कि अयोध्या के दरगाह रुदाली शरीफ के से जुड़े हुए हैं, और आज ये आपको बताएंगे कि कैसे जो आम मुसलमान है, बहुत सारे कहा जा रहा है कि ये गरीब मुसलमानों का दान दी हुई जमीनें हैं जो कि वक्फ के पास है, तो भाई उसका फायदा गरीब मुसलमानों को मिलना चाहिए ना, कि उसका फायदा भूमाफियाओं को और बिल्डर्स को मिलना चाहिए। ये सज्जाद नशीन साहब हमें बताएंगे कि कैसे वक्फ बोर्ड इन्हें लगातार परेशान कर रहा है और इनकी जो जमीन है वो उसको वक्फ की घोषित कर रहा है। सहयोगी है हाँ, चैनल के, एक मिनट आपको ठीक है, हर फैक्ट बताने वाला आदमी, हर आदमी जो तथ्यात्मक बात करेगा अजय वर्मा, वो हमारा और सरकार का सहयोगी होगा। हाँ ठीक है। हाँ सज्जाद नशीन साहब, आपका मामला क्या है और वक्फ से आपकी क्या शिकायत है, जल्दी बताइए। मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है। देखिए, मेरा अपना कोई पर्सनल मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी दरगाहों का मसला है, हिंदुस्तान की पूरी दरगाहों का मसला है। सबसे ज्यादा वक्त, मैं आप लोगों की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, बड़ा आपने पूरे वक्त एक्ट को एक जो है पॉलिटिकल डिस्कशन में तब्दील कर दिया है, लेकिन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दरगाहों को, ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल को, जो तकरीबन 800-900 दरगाहों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं आपको ये बता दूं, मेरा कोई इंडिविजुअल मसला नहीं है। मसला वक्त से जो सबसे ज्यादा जो तबका, जो सेक्ट वो विक्टिमाइज हुआ है, वो दरगाहें हैं। दरगाहों में एक निजाम होता है, सूफिया का एक निजाम है, एक निजाम खानकाही है। मसलन हमारे दादा पीर की डेथ होती है 200 साल पहले, हमारे दादा पीर के जो मुरीदीन हैं, जो शिष्य हैं, वो आपस में पैसे इकट्ठा करके उनकी दरगाह बना देते हैं, फिर आपस में पैसे इकट्ठा करके एक मस्जिद और एक खानका बना देते हैं, ताकि वहां से जो निजाम खानकाही है, जो सिस्टम है, वो चले। इसमें वक्फ बोर्ड का न एक पैसा है, न वक्फ बोर्ड की जायदाद है, न वक्फ बोर्ड का कोई कंट्रीब्यूशन है। वक्फ बोर्ड तड़ से उसमें टपक आता है और कहता है कि साहब, अब चूंकि ये मस्जिद और दरगाह है, इसलिए दिस प्रॉपर्टी शुड बी ट्रीटेड एज द वक्फ प्रॉपर्टी। और फिर वो तमाम खेल वक्फ बोर्ड जो है, लेक कलियर से लेके वहां तक, बहराइच तक और रुदौली तक और तमाम दरगाहों पर ये नंगा नाच पिछले 50 सालों से वक्फ बोर्ड ने मचा रखा है। हमने जो इस अमेंडमेंट बिल पर अभी रिप्रेजेंटेशन दिया है ऑनरेबल मिनिस्टर को, वो यही कहा है कि चूंकि निजाम खानकाही, सूफिया के निजाम खानका जो है, ये वक्फ बोर्ड के समझ की चीज नहीं है, इसलिए इसका अलग आप देखेंगे इस अमेंडमेंट में कि इस अमेंडमेंट में वो बोहरा कम्युनिटी और एक और कम्युनिटी के लिए एक अलग बोर्ड की मांग की गई है। तो हमने उसमें डिमांड सीधी सी रखी है कि दरगाहों के लिए एक अलग दरगाह बोर्ड बनाया जाए, जिसमें उस निजाम खानकाही को, सिस्टम को और सज्जाद नशीन के राइट्स को, तमाम चीजों को इंक्लूड किया जाए। बाकी आप लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं पॉलिटिकल, ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं जरा जुनैद हैरिस के पास जाता हूं। जुनैद हैरिस साहब, आपने जिसको सुना, ये भी एक मुसलमान है, और ये भी, और ये कह रहे हैं कि ये मेरा जातीय मामला नहीं है, मेरा कोई निजी मामला नहीं है, ये ऐसे तमाम दरगाह हैं इस देश में जो कि वक्फ बोर्ड की मनमानी के शिकार हैं।
जी शुक्रिया कि इस मौजू पर बातचीत हो रही है ताकि ये कंसेप्ट कम से कम हिंदुस्तान के लोगों को भी क्लियर हो सके। एक बात तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि वक्फ का कंसेप्ट एक इस्लामिक कंसेप्ट है कि आप अपनी किसी चीज को, निजी किसी चीज को पब्लिक के लिए या किसी खास मकसद के लिए वो डोनेट कर दें और फिर वो आपकी अपनी नहीं रह जाती। ये इसलिए भी वक्फ है कि बाद में उसके डॉक्यूमेंट्स भी तैयार इसलिए भी करने पड़ते हैं कि आप फिर आने वाली नस्ल ये दावा नहीं कर सके कि हमारे बाप दादा की है, बल्कि वो जिस मकसद से की गई है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। वक्फ जब करने वाला जो वक्फ करता है, वक्फ जब किसी चीज को कोई वक्फ करता है तो उसके साथ साथ मकसद भी साथ साथ शामिल होता है कि क्यों वो कर रहा है। ठीक है। अभी आपने मस्जिद की बात की कि मस्जिद ऑटोमेटिक वक्फ इसलिए होती है कि मस्जिद जो है नमाज पढ़ने की जगह है, जो भी इबादत करने के लिए जाएगा वो वहां पे जाके नमाज पढ़ सकता है, तो वो ऑटोमेटिक वक्फ ही होगी, ताकि बाद में चल करके किसी मस्जिद पे कोई दावा ना करते कि तो हमारी मस्जिद तुमको हम नमाज पढ़ने नहीं आने देंगे। ये बिल्कुल क्लियर है, मैं समझता हूं। और इसी वजह से आपने जब ये कहा कि ये जो है वक्फ कैसे मस्जिद होगी, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप अपनी रिपोर्ट में बात कर रहे थे, मस्जिद इस वजह से वक्फ की हो जाया करती है। एक चीज तो ये हो, लेकिन वो मस्जिदें भी जो कि सरकारी जमीन पे बनी हुई है। अब मुझे अगर आप इजाजत दे तो नहीं, मैं इसीलिए मैंने इसको जोड़ दिया। हाँ। जहां तक सरकार की जमीन पर सड़क, एक तरह से सुन लीजिएगा मेरी बात, कब्जा करके सरकार की जमीन पर सड़क पर इस्लाम मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं देता। लेकिन फिर भी बनती है ना? आप मुझे बात कह लेने दीजिए। वो उन मस्जिदों की रिपोर्ट जरूर दीजिएगा। सुनिए, मैं किसी दूसरे मजहब का बिल्कुल हवाला नहीं दूंगा, लेकिन ये मैं जरूर जानना चाहूंगा कि वो मस्जिदें कौन सी हैं जो कि सड़क की जमीन पर बनी हैं, और वो मस्जिदें कौन सी हैं जो कि सरकार से छीन करके बनी हुई हैं। एक बहुत क्लियर, वो आप हवाला दीजिएगा, उस पर फिर बात करेंगे कि वो क्या चीज है। दूसरी बात जो मैं इस सिलसिले में कहना चाह रहा हूं, जब मकसद क्लियर है और उस मकसद को जब चैलेंज ही नहीं कर सकते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि वक्फ की जमीन में अभी जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जाते वक्त मुसलमानों की जमीन को उठा करके वक्फ के अंडर में दे दिया, हो सकता है कि पब्लिक के फायदे के लिए दे दे, लेकिन वक्फ करने वाला जब तक अपना मकसद नहीं क्लियर करेगा वो वक्फ कैसे हुआ। अब मेरी बात आप समझे। अब एक चीज मैं बताता हूं, इसी से सप्लीमेंट्री सवाल, टेक्निकल मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। आगे बढ़ते हैं कि हकीकत ये है कि इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं कि वक्फ करने वाले ने, मुसलमानों ने जिस तरह से चीजों को वक्फ किया है, वो अपने मकसद को नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उस मकसद को अचीव कैसे किया जाए, इसको हम सबको मिलकर के कोशिश कर, पारदर्शिता की बात इस पर नहीं जा रही। आगे की बात, लेकिन जैसे आप किसी कह देंगे कि हम 2 महिलाओं को और 2 गैर मुस्लिमों को हज पर भी भेजेंगे, क्या ये संभव है? हज और वक्फ बोर्ड दोनों अलग चीज़। अरे नहीं, माफ कीजिएगा, मैंने कहा ये इस्लामिक कंसेप्ट है, संविधान से देश चलता है। किसी भी समिति में कोई हो सकता है, या तो बोलने दे, अगर ये करेंगे तो इसको क्वेश्चन मार्क होगा। बोलने दे, मैं ये कह रहा हूँ, बात कंप्लीट सवाल ये पैदा हो कि वक्फ करने वाले ने अगर ये वक्फ किया है, और ऐसे औकाफ भी हैं, ये वक्फ किया है कि 10 मरीजों को हॉस्पिटल में खाना खिलाएंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी, उस वक्फ को आपको चेंज करने का हक नहीं है। नहीं, उस पर कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, इसी तरह से मैंने मिसाल दी, इसी तरह से जो भी वक्फ करने वाला है वो कर दिया है। अब उस बोर्ड में आप शामिल करके आप क्या कौन नहीं, वो बात नहीं। आप सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस। आपने कहा कि मकसद उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मकसद बहुत होता है ना। मैं कह रहा हूं कि एक वक्फ करने का एक तरीका है वक्फ बाई यूजर। वक्फ बाई यूजर, और वक्फ बाई यूजर क्या है कि अगर मैं मुसलमान हूं, मैं कहता हूं कि ये जमीन चाहे वो किसी की है,
कि ये जमीन मेरी जानकारी में मुझे ऐसा बताया गया कि मेरे परदादा जो हैं वो या हमारे अब्बा के फलां जो हैं वो इस पर नमाज पढ़ा करते थे और मुझे ये जमीन जो है उस हिसाब से धार्मिक जमीन है, तो जमीन वो हो जाएगी वक्फ की। नहीं, ये क्या आपको लगता है ये प्रावधान सही है? इंपॉर्टेंट बात है। ये मकसद तो उसका ठीक है चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसा कह देने से जमीन उसकी हो जानी चाहिए क्या? अब आपको मैं एक चीज और बहुत क्लियर कर दूं, जैसे कि आप रिपोर्ट दे रहे थे कि वक्फ भू माफिया और जमीन लूटने वालों का ग्रुप बन गया और इतनी जमीनें थी और इतनी बढ़ गई। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बात बताना चाहता हूं कि इन आंखों ने देखा है ये जो मिलेनियम पार्क बना हुआ है ये वक्फ की जमीन है। वो हो सकती है, मैं किसी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात नहीं करता हूं, मैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात नहीं करता हूं। मैं एक मिनट शहजाद पूनावाला, मैं एक और चीज नहीं जुनैद हैरिस किसी भाई मैंने कहा कि भाई मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि 60,000 जमीनें जो है ना 60,000 संपत्तियों पे कब्जा है, अवैध कब्जा। मैं बोल चुका हूं। अजय भाई 10 सेकंड पर्टिकुलर जमीन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ रिलीजियस मामला है और वो केवल यही बता पाएंगे, इसलिए 10 सेकंड और फिर आप ही जवाब दीजिए। बिल्कुल 10 सेकंड 2 सवाल पूछूंगा। एक क्लेम तमिलनाडु में किया गया एक गांव का जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर था। आपको और मुझे पता है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस्लाम सुनिए अजय जी, एक मिनट अजय वर्मा। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान और इस्लाम जो है फिर नाजिल हुआ, उसके बाद ही ये सब इस्लामिक कानून जिसमें वक्फ आया। 1400 साल से पहले वक्फ नहीं था, करेक्ट? 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर रहे हैं हम वक्फ के नाम पे। दूसरी बात अब मुझे बोलने देंगे, अगर इजाजत है तो समय कम है इसलिए जल्दी बात करेंगे। सर एक 5 सेकंड, वक्फ केवल मुस्लिम कर सकता है, नॉन मुस्लिम वक्फ कर सकता है क्या? हाँ या ना बोलिए। नहीं कर सकता। आज कानून ये बना रहा है, जो संशोधन वाले कानून कांग्रेस छोड़कर गई उसमें नॉन मुस्लिम वक्फ कर सकता है। इनको भी पता है शरिया के प्रकाश में केवल मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है। आज ये कानून ज्यादा आपके इस्लामिक लॉ के तहत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब इन्होंने सवाल मुझसे किया है बहुत सारी मैं जवाब दे दूं। आपने बात मानी जुनैद हैरिस, आपने तमिलनाडु का जो इन्होंने मिसाल दिया है, मैं 100% आपके साथ खड़ा हूं कि किसी मंदिर की जमीन को कोई कह दे कि ये वक्फ तो ये तो हम कहां उसके साथ खड़े? ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के एक बात स्पष्ट है, समय इतना ही था हमारे पास, माफ करिएगा समय इतना ही था हमारे पास भाई। वक्फ इतना, इस चर्चा से एक बात स्पष्ट है कि वक्फ बोर्ड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और उसमें संशोधन की तमाम गुंजाइशें हैं। और आज जब इस पर संशोधन की बात हो रही है तो खुले विचार से, खुले दिमाग से सारी पार्टियों को मिल बैठ के तय करना चाहिए कि यहां से आगे का वक्फ का रास्ता क्या होगा। और किसी भी मस्जिद, किसी धार्मिक या किसी मजहबी मामले में कोई दखल देने की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है और सब लोग कमोबेश यहाँ इस बात पे एक मत है। तो इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और ये कार्यक्रम तो यहीं खत्म होता है, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे।